BBC उर्दू के प्रोग्राम सेरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। सदर ओबामा ने राज इफ्शा करने वाली अमरीकी फौजी चेल्सी मैनिंग की सजा खत्म कर दी। क्या ये एडवर्ड स्नोडन के लिए भी अच्छी खबर है? बॉलीवुड के बिग बॉस सलमान खान गैर कानूनी हथियार रखने के मुकदमे में भी बरी हो गए, वजह नाकाफी शवाहिद थे। और देखिएगा कि मुल्तानी खुस्से की कीमत तो 1.5 लाख, लेकिन इसमें से कारीगर को क्या मिलता है? अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने अमरीकी खुफिया राज इफ्शा करके विकीलीक्स को फराहम करने वाली साबिक अमरीकी फौजी चेल्सी मैनिंग की 35 साल की सज़ा कम करने का फैसला किया है, जिसके बाद वो जल्द रिहा हो जाएंगी। वो अब तक 7 बरस की सज़ा काट चुकी हैं। चेल्सी मैनिंग का पुराना नाम ब्रैडली मैनिंग हुआ करता था, जो उन्होंने जिन्स की तब्दीली के बाद बदल दिया था। अमरीकी फौजी और सिफारती राज इफ्शा होने से अमरीका को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। रजनी वैद्यनाथन की रिपोर्ट पेश कर रही हैं शमाला जाफरी। चेल्सी मैनिंग अमरीकी तारीख की सबसे बड़े सरकारी राज फाश करने वाली खातून हैं। जिन्स तब्दील होने से पहले इनका नाम ब्रैडली मैनिंग था। इराक में तैनाती के दौरान उन्होंने हुकूमती डेटाबेस से 7 लाख खुफिया दस्तावेजात हैक करके जूलियन आसांज की विकीलीक्स के हवाले की। ये खुफिया वीडियो भी लीक की गई, जिसमें अमरीकी फौजी इराकी लोगों को दहशतगर्द समझकर उन पे फायरिंग कर रहे हैं। इन खुफिया फाइलों में 2.5 लाख सिफारती दस्तावेजात और 4.5 लाख से ज्यादा फौजी दस्तावेजात रिलीज की गईं, जिससे अमरीका को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। It was a very unfortunate and damaging ये ऐसे अफसोसनाक और नुकसानदेह अमाल थे जिसने न सिर्फ अशखास बल्कि ताल्लुकात को भी खतरे में डाल दिया। individuals and relationships. मैनिंग के हिमायतियों ने कई साल इसकी रिहाई के लिए मुजाहरे किए। उनके बकौल मैनिंग ने मालूमात को पब्लिक किया, ना कि गद्दारी की। मैनिंग को 35 बरस की कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब वो जल्द ही रिहा हो जाएंगी। मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि चेल्सी जिनसी शनाख्त के मसाइल से दोचार हैं। इसके बाद ऐलान किया गया कि ब्रैडली औरत होंगी और इसे चेल्सी पुकारा जाएगा। मर्दों की जेल में इसने 2 बार खुदकुशी की कोशिश की। I'd say 12 to 16 months. 1 से 1.5 बरस में इसकी जहनी हालत और सेहत खराब होती गई। वो मायूस थी। इस जेल में इसका रहना इसकी जिंदगी के लिए खतरा था। विकीलीक्स के बानी जूलियन आसांज और सरकारी राज अफशा करने वाले जिलावतन अमरीकी शहरी एडवर्ड स्नोडन ने इस फैसले को सराहा है, लेकिन रिपब्लिकन स्पीकर ऑफ द हाउस पॉल रायन ने फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि इस फैसले का मतलब ये है कि मुल्क की सलामती को दांव पर लगाने वालों को सजा नहीं दी जाएगी। सदर ओबामा के आखिरी फैसलों में से एक कुछ को खुश करेगा तो कुछ को नाराज। रजनी वैद्यनाथन की रिपोर्ट। और इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं हमारे नामनिगार ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, इस फैसले के बाद अब अमरीका में किस तरह की बहस छिड़ गई? देखिए आलिया, जो आपने अभी इस रिपोर्ट में भी बात सुनी, मुल्क खासा बंटा हुआ है इस मौजू पे। जो इंसानी हुकूक से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं वो इसका खैर मकदम कर रहे हैं। वहीं एक बड़ा तबका है जो उन्हें गद्दार मानता है चेल्सी मैनिंग को, और ओबामा के इस फैसले पर सख्त तनकीद कर रहा है। रिपब्लिकन सेनेटर्स इसे दगाबाजी का नाम दे रहे हैं मुल्क के साथ। लेकिन गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो आमतौर पर इस तरह के फैसलों पर फ़ौरन ट्वीट करके अपनी राय जाहिर करते हैं, वो खामोश हैं। 2010 में उन्होंने विकीलीक्स के लिए सजाए मौत की मांग की थी, लेकिन डेमोक्रेट्स के खिलाफ जब ईमेल्स आया कि विकीलीक्स ने और जूलियन असांज की बातों को, उसके बाद से उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसियों से भी ज़्यादा कई बार अहमियत दी है। तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह की राय देते हैं इस पे। अच्छा ब्रजेश, एडवर्ड स्नोडन के बारे में भी बात हो रही है, क्या उन्हें माफ़ी मिलने का भी कोई इम्कान है? देखिए, ये सवाल किया गया था व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉश अर्नेस्ट से, और उन्होंने कहा कि ये दोनों मामले बहुत फ़र्क हैं। ये ज़रूर है कि दोनों ही लीक्स के मामले हैं। उन्होंने कहा कि चेल्सी मैनिंग मिलिट्री जस्टिस सिस्टम के सामने गई, उन्हें गुनाहगार पाया गया और उन्होंने अपने गुनाह को कबूल भी किया। लगभग 7 साल की सज़ा काट चुकी हैं, जबकि स्नोडन
लीक करने के बाद मुल्क छोड़कर भाग गए और व्हाइट हाउस के तर्जुमान के लफ्जों में एक ऐसे मुल्क की गोद में जाकर बैठ गए जो अमरीकी जमहूरियत को जिसने नीचा दिखाने की कोशिश की है। और अभी अभी ये फैसला आया है कि स्नोडेन को रूस ने 2020 तक रेजिडेंसी की परमिट दे दी है। और यहाँ एक सवाल ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो लीक किए वो चेल्सी मैनिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक थे अमेरिका के लिए व्हाइट हाउस के नजरों में। अच्छा ब्रजेश, अपनी सदारत के आखिरी दिनों में इस तरह के बड़े और किसी हद तक मुतनाज़े ये जो फैसले हैं, इसे अमेरिका में वैसे कैसे देखा जाता है? जी देखें, अब से 2-3 घंटे के बाद सदर ओबामा अपने 8 साला हुकूमत की सबसे आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और यही सवाल उनसे पूछा भी जाएगा। कई लोगों के लिए चौंकाने वाला फैसला था क्योंकि उनकी हुकूमत के दौरान जो ये विसल ब्लोअर्स हैं उनके खिलाफ काफ़ी सख्ती बरती गई है। लेकिन जो अमरीकी मीडिया में जो कुछ बयानात आ रहे हैं व्हाइट हाउस के एहलकारों की, उनके मुताबिक व्हाइट हाउस में ये सोच बन रही थी कि जितनी ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा सजा दी गई चेल्सी मैनिंग को। और दूसरी बात कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं जो मर्दों के जेल में रह रही हैं, 2 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी आने वाले दिनों में। और ये भी कहीं ना कहीं उनके फैसले पर ये बात भी हावी रही। लेकिन खुलकर उम्मीद की जा रही है कि सदर ओबामा इस पर रोशनी डालेंगे। आज वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं इस बारे में हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। थियांडू धम्बानी जनूबी अफ्रीका से लिखते हैं, किसी को भी करप्शन पर से पर्दा उठाने की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। ल्यूक प्रिटी ब्रिटिश कोलंबिया से लिखते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका में बदअनवानी को बेनकाब करना गद्दारी के ज़ुमरे में कैसे आता है। ब्रिजिट बेल शिकागो से लिखती हैं, अभी भी वक्त है, एडवर्ड स्नोडन को भी मुआफ़ी दे देनी चाहिए। और लेनेट एल्बा लास वेगस से लिखती हैं, चेल्सी ने 7 साल पहले ही गुजार लिए थे, एक और साल में उसे वैसे ही पैरोल पर रिहा कर दिया जाता। ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने एडवर्ड स्नोडन को मज़ीद 2 साल के लिए रूस में रहने की इजाज़त दे दी है। एडवर्ड स्नोडन अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के मुलाजिम थे और 2013 में खुफिया दस्तावेज़ात इफ्शा करने के बाद से रूस में मुक़ीम हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने सदर ओबामा से मुतालबा किया है कि वो स्नोडन को भी माफ़ कर दें। नाइजीरिया की फ़ज़ाइया ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाके रन में हादसाती तौर पर हमला करके कम अज़ कम 52 आम शहरियों को हलाक और मुतादिद को ज़ख्मी कर दिया है। हलाक होने वालों में इमदादी इदारों के कारकुन शामिल हैं। रेड क्रॉस का कहना है कि इस हमले में उसके अमले के 6 अफराद मारे गए हैं। गैम्बिया के सदर याहिया जामे ने अपनी सदारती मियाद मुकम्मल करने से एक दिन पहले मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सदर जामे ने गुज़श्ता माह होने वाले इलेक्शन में अपने हरीफ आडामा बारू की फतह तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। और अमरीकी रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस में शिरकत करने वाली एक खातून ने मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। समर ज़रवास ने उन खवातीन में शामिल हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात लगाए थे, जिनकी ट्रंप ने सख्ती से तरदीद की थी और उन्हें झूठ पर मबनी करार दिया था। इंडिया की मगरबी रियासत राजस्थान की एक अदालत ने फिल्म स्टार सलमान खान को गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के एक केस में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि सलमान खान के खिलाफ इल्ज़ामात को पूरी तरह साबित करने के लिए इस्तिगासा की जानिब से काफ़ी शवाहिद पेश नहीं किए गए, लिहाजा शुबहे का फ़ायदा सलमान खान को दिया जाता है। दिल्ली से सुहेल हलीम। सलमान खान के सितारे उरूज पर हैं। पहले उन्हें काले हिरन के गैर कानूनी शिकार के 2 केसेस में राहत मिली और अब गैर कानूनी असलहे के केस में इस्तगासा की जानिब से ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके और जज ने उन्हें शुबे का फायदा देते हुए बरी कर दिया। ऐसी कोई एविडेंस पेश नहीं की जिससे ये साबित हुआ कि 1 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि में वो हथियार जोधपुर में सलमान के कब्जे में थे। ये भी कोई साक्ष्य पेश नहीं हो कि इन हथियारों से कथित शिकार किया गया। लेकिन अभी एक आजमाइश बाकी है। जोधपुर की ही अदालत में उन्हें अगले हफ्ते भी हिरन के गैर कानूनी शिकार के एक और केस में पेश होना है। अदालतों से सलमान खान का रिश्ता नया नहीं है। 2002 में उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक शख्स को हलाक करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इस मुकदमे में उन्हें 5 साल कैद की सजा भी हुई, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।
गाड़ी से कुचलकर एक शख्स मरा, ये तो तय है। और जोधपुर के रेगिस्तान में कुछ हिरन भी। लेकिन उनकी मौत में सलमान खान का भी कोई रोल था या नहीं, ये सवाल अभी बाकी है। और इन गैर मामूली मुकदमात पर पर्दा सुप्रीम कोर्ट में ही गिरेगा। सुहेल हनीफ, BBC न्यूज़, दिल्ली। आइए अब देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में रही। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी तहकीक जिसमें ये पता चला है कि घोड़े सांपों से ज़्यादा खतरनाक हैं। नेपाल में औरतों की दौरान हैज़ घर से बेदखली के खिलाफ जंग की खबर, और लड़की को बचाने पर आतिफ असलम की तारीफ। इस खबर में भी आपकी खासी दिलचस्पी है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, ब्राज़ील के अमेज़न जंगलात के एन वस्त में डैम बनाने का मंसूबा आखिर क्यों तनाज़ात का शिकार है। और देखिएगा मुल्तान के वो मशहूर खुस्से जो सोने की तारों से बनते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आजकल एक बड़ा अहम मौजू है, और ख़ास तौर पर तवानाई की पैदावार में माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले ज़राए मसलन कोयला और दूसरे मादनी ईंधन की मुखालफत बढ़ती जा रही है। लेकिन पन बिजली के लिए भी दरियाओं पर बंद बांधना न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी एक खासा मुतनाज़ मौजू है। ब्राज़ील में पन बिजली के एक ऐसे ही मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ माहौल के अलमबरदार सख्त तनकीद कर रहे हैं। देखिए अमेज़न के खित्ते से BBC के नामा निगार वेरा डेविस की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं काशिफ कमर। दुनिया के सबसे बड़े बारानी जंगलात के ऐन दरमियान दुनिया में इंजीनियरिंग के बड़े मंसूबों में से एक उभर रहा है। लेकिन 18 अरब डॉलर लागत का ये मंसूबा तनाज़ात और बदगुमानी के इल्ज़ामात में घिरा हुआ है। ब्राज़ील बेलो मोंटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को तवानाई की बढ़ती हुई अपनी ज़रूरियात का हल समझता है। बेलो मोंटे डैम दरियाए अमेज़न के एक अहम मुआविन दरिया शिंगू पर बनने वाला बंद है, और इससे हज़ार एकड़ जंगलात ज़ेरे आब आ जाएंगे। इस मंसूबे से इस खित्ते के बाज़ अहम माहौलियाती अनासर मसलन जंगलात के बीच जज़ायर और कई जानवरों की अफजाइश गाहें वगैरह तबाह हो जाएंगी। दर हकीकत ये एक पूरे दरिया का खात्मा होगा। लेकिन पन बिजली के हामी कहते हैं कि ऐसी तवानाई के मौके पूरे ब्राज़ील के अवाम की भलाई के लिए हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में पन बिजली के 70% वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि ब्राज़ील में ऐसे वसाइल का 70% इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हुकूमत के बकौल पन बिजली साफ और देरपा तवानाई का जरिया है। ब्राज़ील अमेज़न के दरियाई निज़ाम पर पन बिजली के 50 ऐसे डैम बनाना चाहता है। शिंगो के बाद अगला मंसूबा दरियाए टापाजोस पर बंद बांधने का है। टापाजोस को अमेज़न का खूबसूरत तरीन दरिया कहा जाता है, और ये मुंदरों को कबाइल की आमाजगाह भी है। हुकूमतें हमेशा झूठ बोलती आई हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जहां डैम की तामीर मकामी लोगों और कबाइल के लिए भी अच्छी साबित हुई हो। जिस्म पर टैटू बनवाए हुए ये जंगजू ताकतवर सियासी और तिजारती मफादात के खिलाफ सफारा हैं। साफ तवानाई और मुलाजमतों के वादों की ये जंग मुकामी लोगों के हुकूक और एक नाजुक माहौलियाती तवाजुन के दरमियान है। ब्राज़ील से नामा निगार वेरा डेविस की रिपोर्ट। सोने की तार से बनाए गए खुस्से जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान का खासा समझे जाते हैं। शहर में चंद ही कारीगर ये हुनर रखते हैं जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। हमारे साथ ही विजदान डार ने ऐसे ही एक कारीगर मंजूर हुसैन से मुलाकात की। मेरा नाम मंजूर हुसैन, मैं खुस्से का काम करता हूँ, ठीक है। और ये मेरे वालिद साहब ने मुझे काम ये सिखाया है। उसके बाद मेरे उस्ताद अल्लाह बख्श, उनसे भी मैंने तरबियत ली है, तो उनकी ज़ेर निगरानी भी मैंने काम किया है सर। और ये मैं 50 साल से ये काम कर रहा हूँ। हमारे बुज़ुर्गों ने मुगलिया ख़ानदान के खुस्से सलीम शाइयाँ तैयार करके उनको पहनाए हैं, और वो बड़े शौक़ से पहना करते थे और कदर करते थे।
मैंने ये खुस्सा बनाने के लिए सुनारे के पास सोना लिया है, उससे तार बनवाई है, बारीक तार बनवा के फिर धागे के ऊपर लपेटी गई है। लपेट के फिर उसके ऊपर उसके स्प्रिंग जैसे होते हैं ना, स्प्रिंग बनाए गए हैं सोने के। स्प्रिंग बना के फिर सुई से इसको लगाया गया है। और ये एक पाँव के ऊपर 1.25 तोला सोना लग जाता है। 2 बनाए तो 2.5 तोले। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत हो तो 2 लाख, कम से कम 1.5 लाख में ये तैयार होता है। इसका खर्चा हो जाता है 1.5 लाख, पौने 2 लाख। इसमें ये तैयार होता है और हमारी मजदूरी बनती है सिर्फ 2000 रुपया, क्योंकि सोने की कीमत अलहदा हो जाती है, वो सोनार ले जाते हैं सर। सोने के पैसे भी सोनार, हम जब जूती फिट करते हैं ना तो हमें 2000 उजरत मिलती है, जिसमें हम 3 दिन लगा देते हैं बनाने में। ये दूल्हे के लिए बनवाते हैं सर, शौक़ के लिए। वो कहते हैं जितने पैसे लग जाएं हमने अपने दूल्हा को सोना करना है, और पहनाना भी 1 घंटा है सारा। 1 घंटे के लिए ये खर्चा कर रहे हैं। ये शौकीन और जागीरदार अमीर आदमी ये शौक़ करते हैं और फिर खर्चा करते हैं। जब ये जूती मेरे वालिद साहब तैयार करते थे ना सर, तो ज़िम्मेदारों को बना के देते थे। वो शादी के जोड़े बनाए और वो देने गए तो उन्होंने कीमत भी दी और इनाम में भैंस दे दी, ये आपका इनाम है शादी का। तो ऐसे ही 2-4 ज़िम्मेदार औरों ने भी हमें मेरी सर्विस में 4 भैंसों का दूध पिया है मैंने अपने घर में। अब नहीं है, ये सिस्टम अब ख़त्म हो गया। बिल्कुल ज़िंदा रहेगा, नस्लों से चल रहा है ये। हमारे पास भी हमारे बाप दादा वाली नस्लें गाक वो आ रहे हैं, दादा फिर पोता, ठीक है, फिर उसका बेटा, वो देखें आ रही रस्म वो चल रहे हैं। जैसे मैं बाप दादा से बना रहा हूँ, वो भी बाप दादा से आ रहे हैं हमारे पास। खुद से बनाने वाले कारीगर मंजूर हुसैन। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।